आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, बेटियां हो तो ऐसी, यानी बेटियां हो तो ऐसी मूवी जानिए। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देश प्रेम, बलिदान भाव, कष्ट सहिष्णुता, कर्तव्य बोध, बेटियां बेटों से कम नहीं है। यानी इस पाठ का जो महत्व है, देश के प्रति प्रेम, बलिदान भाव और कष्ट सहिष्णुता, हमारे कर्तव्य का बोध, और बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं है किसी भी जगह में। और इस पाठ का प्रवेश क्या है? बेटा और बेटी में अंतर करने वाले सिलेसिया और रूस की इन बेटियों के साहस की गाथा पढ़ ले तो उनकी सोच को नई दिशा जरूर मिलेगी। वे भी हमारे साथ कह उठेंगे बेटियां हो तो ऐसी। यानी अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, आप भी कहेंगे कि बेटियां हो तो ऐसी होनी चाहिए। उन दिनों नेपोलियन की तानाशाही यूरोप में हड़कंप मचाए हुई थी। वह एक एक देश को जीतता और उसे फ्रांस के साम्राज्य के अंदर शामिल करता जाता था। उसकी सेना अजय थी, उसकी रोकथाम करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। नेपोलियन की निगाह जर्मनी पर पड़ी और उससे एक एक टुकड़े को फतेह करता वह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन सिलेसिया पहुंचने के बाद उसकी सेना को रुक जाना पड़ा, क्योंकि वहां के देशभक्त अपने को नष्ट कर देना ज्यादा अच्छा समझते थे। मानिश सब गुलाम बनने के 1813 में सिलेसिया ने नेपोलियन का जैसा मुकाबला किया वह इतिहास में हमेशा चर्चा पाएगा। जब सिलेसिया के नौजवान अपना खून देकर आजादी की कीमत चुका रहे थे, एक छोटी सी लड़की अपने झोपड़ी में बेचैन बैठी सोच रही थी कि वह अपने देश की रक्षा के लिए क्या करे। तो जब सिलेसिया के नौजवान वो थे, वो अपना खून देकर अपने देश की आज़ादी की कीमत को चुका रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची थी जो झोपड़ी में बैठी बेचैन हो रही थी कि वो अपने देश की रक्षा के लिए क्या कर सकती है। वह लड़की थी, फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी। वह गरीब थी, इसलिए पैसा देने की योग्यता भी उसमें नहीं थी। उस कैसी लाचारी! यानी वो लड़की थी, इसलिए फौज में भी भर्ती नहीं हो सकती थी, और वो गरीब भी थी, इसलिए पैसा देने की योग्यता भी उसके अंदर नहीं थी। तो ये उसकी कैसी लाचारी थी। इसी बेचैनी में थी कि उसे रास्ता सोच पड़ा। वह ब्रेस्लाव शहर के रास्ते पर चल पड़ी। ब्रेस्लाव में हजारों की ऐसी दुकानें थी जहां खूबसूरत बालों की खरीद बिक्री होती थी। ऐसी ही दुकान पर जाकर वह रुकी और अपनी खूबसूरत लटों के लिए मोल करने लगी। उसके बाद उसने क्या किया? उसे अपने खूबसूरत बाल जो है उनका मोल कर लिया। इतने खूबसूरत बाल, कौन सी मुसीबत तुम पर आई कि तुम इन्हें बेच रही हो? इन बालों के हटते ही तुम्हारा गुलाब जैसा चेहरा किसी तरफ बेडाल जो हो जाएगा। क्या तुमने इस पर कुछ सोचा है? वो जिसके पास वो गई थी, उसे जिस दुकानदार के पास वो गई थी अपने बाल बेचने के लिए, उसने कहा कि ये बहुत खूबसूरत बाल है, तुम पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम इन्हें बेच रही हो? इन बालों के हटते ही तुम्हारा गुलाब जैसा चेहरा जो है एकदम बेकार हो जाएगा, बेडाल हो जाएगा। और तुमने इस पर कुछ भी नहीं सोचा है? दुकानदार की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली, मुसीबत ही है कि तुम उस पर नहीं, मेरे देश पर, देश के लिए सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दी जाए तो और अच्छा। तो अब वो लड़की मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ, मुसीबत तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझ पर नहीं है, मेरे देश पर है, और देश के लिए सबसे कीमती चीज की कुर्बानी भी दी जाए तो ही अच्छा है। और रही चेहरे की बात, 100 गुलाबी का कालिक लग जाने पर सब चेहरे एक से हो जाएंगे, काले पुरो बच्चपन। तो इस तरह से उसने दुकानदार को बड़ा ही कड़ा जवाब दिया। दुकानदार का दिल पसीज आया, उसने देश के नाम पर मुफ्त में कुछ देना चाहा, लेकिन हजाम का झोला लड़की के सुनहरे रेशमी बालों के गुच्छे से चमक उठा और बदले में लड़की के हाथों पर उजले उजले कुछ चांदी के सिक्के चमकने लगे। सिक्कों को लेकर मैं स्वदेश रक्षक समिति के दफ्तर में गई, सिक्के देकर खुशी खुशी घर आई। तो हजाम ने क्या किया, उसको बिना कुछ मुफ्त में ही उसने कुछ सिक्के दिए चांदी के, और वो सिक्के जो थे वो
स्वदेश रक्षक समिति के दफ्तर में ले गई और सिक्के देकर वापस खुशी खुशी अपने घर आई। उसके इस अलौकिक बलिदान की कहानी पूरे ब्रेसला में फैल गई। ब्रेसला की गली गली में फैलकर सिलेसिया के गांवों और नगरों में फैली। लोगों में एक नया जोश आया। इस जोश ने सिलेसिया की रक्षा कर ली। फिर लोगों के झुंड उस दुकानदार के पास पहुंचने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर उसकी लटों को देशभक्ति की यादगार मानकर खरीदने लगे। दुकानदार मालामाल हो गया और उस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा देश की उन्नति के कामों में खर्च किए जाने के लिए उसे स्वाधीन सिलेसिया के राजकोष में अर्पित किया। उसके बाद दुकानदार मालामाल हो गया काफी और उसे उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो अपने देश की उन्नति के कामों में खर्च किया। रूस के इसका सेकंड पार्ट है। रूस के जार के अत्याचारों की कहानी कौन नहीं जानता, यानी रूस के जो जार थे उनके अत्याचार की कहानी कौन है जो नहीं जानता। यह कहानी जार के दिनों की ही है। प्रेस्कोविया जो छोटी सी लड़की थी, उसके पिता को जार ने साइबेरिया के में वनवास दे दिया था। यानी प्रेस्कोविया एक छोटी सी लड़की थी और उसके पिता को जार ने साइबेरिया में वनवास दे दिया था। प्रेस्कोविया का पिता एक ऊंचे पद पर अफसर रह चुका था, इसलिए उसे अपने साथ बीवी और इस बच्ची को भी रखने का हुक्म मिला था। यानी उसके जो पिता थे वो एक बहुत बड़े पद पर अफसर रह चुके थे, इसीलिए उनके साथ उनकी बीवी और बच्ची को भी रखने का हुक्म दे दिया था। साइबेरिया में इन लोगों की जिंदगी बहुत ही दुख में कट रही थी, लेकिन माता पिता को सबसे बड़ी चिंता थी प्रेस्कोविया की। तो वहाँ उनकी जिंदगी जो थी बहुत बेकार बीत रही थी, लेकिन उसके जो माता पिता थे उनको प्रेस्कोविया की बहुत ही चिंता थी, जो दिनों दिन जवान होती जा रही थी, किंतु उसके भविष्य के लिए कुछ भी करने में वे बिल्कुल असमर्थ थे। इधर इस लड़की को चिंता थी कि किसी तरह अपने माता पिता को इस नाटकीय जीवन से मुक्ति दिलाए। एक दिन उसके दिमाग में यह विचार पहुंच गया कि क्यों नहीं वह जार से कहकर अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करे। कहाँ साइबेरिया और कहाँ रूस की राजधानी पेट्रोग्राद। अब उसे सोचा कि कहाँ साइबेरिया और कहाँ रूस की राजधानी पेट्रोग्राद है। रास्ते में बर्फीले मैदान, घनघोर जंगल, भेड़ियों के झुंड, डाकुओं के दल और अपरिचित लोगों की बस्तियां। बाप ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह की बात भी मत सोच, तू हमें छोड़कर कहाँ जाएगी। माँ की आंखों में आंसू चलने लगे। उन आंसुओं ने वह कहानी कही जो जेवा से कभी नहीं कही जा सकती। 3 बरस बीत गए। प्रेस्कोविया अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। अपने माता पिता को कैसे छुड़ाने की इच्छा उसके हृदय में एक और प्रबल और भी होती जा रही थी। निकट ही में एक दूसरे सज्जन भी वनवास की जिंदगी गुजार रहे थे, तो उसके पास में ही एक और व्यक्ति भी जो थे वो वनवास की सजा काट रहे थे। उनसे लिखाकर उसने एक दस्तावेज पेट्रोग्राद भिजवाया और 6 महीने के बाद पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र उसे मिला। उस आज्ञा पत्र को लेकर वह अपने पिता के पास दौड़कर पहुंची और राजधानी जाने की फिर इजाजत मांगी। माँ बाप ने फिर समझाया, मना किया, किंतु एक दिन उनके पैरों में गिरकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर जेब में सिर्फ एक रूसी सिक्का लिए वह पेट्रोग्राद के लिए रवाना हो गई। प्रेस्कोविया पेट्रोग्राद की ओर जा रही थी। रास्ते में जंगल, ऊंची नीची सड़कें, बहती नदियां थी। कभी वह रास्ता भूल जाती, कभी पानी में भीग जाती थी। जाड़े से तो हमेशा ठिठुरती रहती थी, तो रास्ते में रोज खाना भी नहीं मिलता था। कहीं उसे झिझकी मिलती थी और कहीं उसे पिल लगी होती थी। बहुत कम जगह उसे आराम और सत्कार मिला। एक बार जब वह गंगा नदी पार कर रही थी, अचानक पानी में गिर गई, मुश्किल से बची और दूर से बीमार पड़ी। यदि एक दयालु सन्यासी का ध्यान उस पर नहीं गया होता तो वो मर गई होती। पेट्रोग्राद पहुंचकर भी अपने नाम पर सफलता प्राप्त करने के लिए उसके लिए इतना आसान नहीं था। जार के दरबार में इसकी पहुंच कैसे हो, कौन उसकी वकालत करे, कौन उसकी सिफारिश करे। आखिर एक संभ्रांत कुल की महिला से उसकी मुलाकात हुई। उसकी सारी कहानी सुनकर
वह मुग्ध हो गई और उसे लेकर वह जार की माँ के पास पहुंची। जार की माँ भी इस लड़की की कहानी से द्रवित हुए बिना न रह सकती। तो जार की माँ जो थी वो उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत ही द्रवित हो गई, बहुत ही पिघल गई। जार की माता के हाथ से प्रेस्कोविया के पिता को छुटकारा मिला और जार ने 5000 रूसी सिक्के भी उसे दिए। इसके बाद जार की माता के हस्तक्षेप से उसके प्रेस्कोविया के पिता को छुटकारा मिला और जार ने उसे 5000 रूसी सिक्के भी दिए। जब जार के सामने वह पेश की गई तो यह पूछे जाने पर कि तुम और क्या चाहती हो, तो उसने अपने पिता के 2 मित्रों की रिहाई की भी प्रार्थना की। अपने पिता और उनके मित्रों की रिहाई की खबर लेकर प्रेस्कोविया साइबेरिया लौटी। अपनी बेटी के इस साहस और क्षमता पर उन्हें कम आनंद नहीं हुआ, किंतु उनका और उनके शेष जीवन का सबसे बड़ा दुख यही रहा कि उनकी रिहाई की कोशिश में प्रेस्कोविया ने जो लंबी यात्रा की उसके कारण उसका स्वास्थ्य जो था वो बिल्कुल खराब हो गया और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई थी। वह बेचारी जान न सकी कि जीवन के आनंद क्या है। वो इस लंबी सफर में वो बहुत बीमार हो गई और एकदम अपाहिज हो गई थी और वो बेचारी ये भी नहीं जान सकी कि जीवन का आनंद आखिर क्या है। तो इस कहानी के बाद आप लोग ये कह सकते हैं कि बेटियां हो तो ऐसी हो, यानी ये कहानी हमें यही सीख दिलाती है कि बेटियां जो है वो कुछ भी कर सकती हैं, वो हर मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकती हैं। यानी बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटियां जो है बहुत ही हिम्मत वाली होती हैं। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है बच्चों। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।